हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 12th में आप लोगों का जो चैप्टर चल रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वो चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है। केवल 2-3 कॉन्सेप्ट्स टॉपिक्स ऐसे हैं जो अब बाकी बचे हैं, तो उनको आप इजीली समझने की कोशिश करेंगे। इम्प्लांटेशन के बारे में कल थ्योरेटिकल पार्ट मैंने बता दिया था। आज मैं आपको डायग्राम बना करके और उसके बाद उसको डिस्क्राइब कर दूंगी कि किस तरह से मोरुला और ब्लास्टिला इनका सबका निर्माण होता है और किस किस स्टेप्स के बाद फिर इम्प्लांट हो जाता है। आपका एम्ब्रियो जो है डेवलपमेंट स्टार्ट कैसे होता है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो बिना देरी किए हुए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे। क्लास 12 चैप्टर नंबर 3। बच्चों, कल हम सब ने ये जाना था कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जब गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से स्पर्म्स का और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से सेकेंडरी oocyte का निर्माण हो जाता है और उसके बाद रिलीज हो जाते हैं दोनों। उसके बाद क्या होती है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो किस जोन में होती है, वो होती है एम्पुला जोन में, यानी कि जहां पे इनफंडिबुलम और इस्थमस का जॉइंट होता है, एम्पुला होता है, उस जगह पे ही फर्टिलाइजेशन होता है। तो कल आपने जाना था कि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द स्पर्म इंड्यूसेस चेंजेस इन द जोना पेल्यूसिडा। क्या होती है, जोना पेल्यूसिडा में चेंजेस के लिए उत्तरदायी होता है और ब्लॉक कर देता है एंट्री को कि दूसरा स्पर्म उसमें एंटर ना करने पाए। द एंजाइमेटिक सिक्रीशंस ऑफ द एक्रोसोम्स, एक्रोसोम्स जो सबसे आगे वाला पोर्शन था स्पर्म का, उसको एक्रोसोम कहते हैं। उसको स्पर्म के स्ट्रक्चर जब आप पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि वो साइटोप्लाज्म, ओवम के साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाता है और उसके बाद क्या होता है, जो मियोटिक डिवीजन सेकेंड मियोटिक डिवीजन का फेज था, वो जैसे ही स्पर्म टच करता है सेकेंडरी oocyte को, तब वो सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, एक हैप्लॉइड ओवम का निर्माण हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, ऊटिड कहते हैं, और एक सेकेंडरी पोलर बॉडी बनती है। देन द हैप्लॉइड स्पर्म न्यूक्लियस फ्यूजेस विद द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द ओवम टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, एक डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण हो जाता है। और अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो ये है कि जब जाइगोट का निर्माण हो जाता है, डिप्लॉइड होते हैं वो, क्योंकि हैप्लॉइड सेल जो थी वो तो केवल स्पर्म और ओवम थी। अब उसका जब भी फर्टिलाइजेशन हो गया, फ्यूजन हो गया, तो डिप्लॉइड जाइगोट बन गया। अब उसमें क्या होती है, ग्रोथ करने के लिए, फर्दर डेवलपमेंट के लिए क्या होती है, माइटोसिस डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, यानी कि सूत्री विभाजन की शुरुआत हो जाती है। जाइगोट जो है इस्थमस के रास्ते, ओविडक्ट के रास्ते विभाजन करता है और आगे की तरफ बढ़ता है। तो वो कौन कौन सी सेल स्टेज में जाता है, वो 2 सेल स्टेज में जाता है, फिर उसके बाद 4 सेल स्टेज में जाता है, उसके बाद फिर 8 सेल स्टेज में जाता है, और उसके बाद 16 डॉटर सेल्स के स्टेज में जाता है, जिसको क्या कहते हैं, ब्लास्टोमेयर्स कहते हैं। 8 to 16 सेल एम्ब्रियो जो होता है वो क्या कहलाता है बच्चों, मोरुला कहलाता है। और वो फिर फर्दर कंटिन्यूअस डिवीजन करता रहता है। उसके बाद वो ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है और वही मोरुला जो ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होता है वो फर्दर यूट्रस की तरफ जाता है। अब देखिए, जो इम्प्लांटेशन है उसकी सबसे ज्यादा इम्प्लांट होने की संभावना यूट्रस में जो ऊपर का फंडस, जो फंडस वाला पार्ट था, जैसे कि यहाँ पे अगर इस तरीके से ये वाले ऊपर वाले पार्ट में, तो यहाँ पे इम्प्लांटेशन की सबसे ज्यादा संभावना होती है ऊपर वाले पार्ट में। क्यों होती है, क्योंकि वहीं पर वो पहले पहुंचता है। The cells in the blastocyst are arranged into an outer trophoblast and an inner cell mass. The trophoblast gets attached to the uterine endometrium and the process is called implantation. तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, इम्प्लांटेशन कहलाती है, या इसी को अंतररोपण की प्रक्रिया कहते हैं, अंतररोपण की प्रक्रिया कहते हैं। और उसके बाद फिर जब अंतररोपण परफेक्टली हो जाता है, उसके बाद फिर यही आगे डेवलपमेंट होता है, तो यही फिर प्रेगनेंसी को लीड करता है। The inner cell mass gets differentiated to form the embryo. उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है।
तो इसमें अब आपको पहले हम सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में जानेंगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, और उसके बाद हम ये जानेंगे कि इम्प्लांटेशन में कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं और किस किस तरह से ये 2 सेल्ड स्टेज, 4 और 8 सेल्ड स्टेज बनता है। ये हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ रहे थे, ये वो वाला। देखिए, जैसे पहले हम एक बना लेते हैं स्ट्रक्चर। मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है, ये एम्पुला रीजन होता है यहाँ पे, ये एम्पुला रीजन होता है। ये रीजन कौन सा है? ये रीजन है आपका एम्पुला रीजन। ठीक है, यहीं पे क्या होती है, आ, यहीं पे फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। यहीं पे क्या होती है? फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जब एम्पुला में होती है, उसके बाद किस तरह से डिफरेंशिएट होता है। अगर मान लीजिए एक स्पर्म और ओवम फ्यूज होते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है। ये भी एन होता है, ये भी एन होता है, ये क्या होता है? 2n होता है, डिप्लॉयड होता है। तो अब इसमें फर्दर क्या होते हैं? इसमें फर्दर माइटोसिस डिवीजन होना शुरू होता है। इसमें फर्दर क्या होता है? माइटोसिस डिवीजन होना शुरू होता है, यानी कि सूत्री विभाजन होना शुरू होता है। सूत्री सूत्री विभाजन होना शुरू होता है, रिडक्शन डिवीजन होना शुरू होता है, सॉरी माइटोसिस डिवीजन होना शुरू होता है, यानी कि माइटोसिस डिवीजन होना शुरू होता है, सूत्री विभाजन होना शुरू होता है, माइटोसिस डिवीजन होना शुरू होता है। तो अब माइटोसिस डिवीजन में क्या होगा? 2n है तो सेल्स की संख्या में वृद्धि होगी, लेकिन वो 2n अपने आप को बनाए रखेगा। तो उसको जानने के लिए आपको सेल्स के स्टेजेस पे जाना होगा। जैसे क्लीवेज शुरू होता है, जिसको आप क्लीवेज को विभाजन कहते हैं, तो वो किस किस तरह से स्टार्ट होता है। मान लीजिए कि ये एक है, तो इसमें क्या होता है? इस तरीके से डिवीजन स्टार्ट होता है। और दो छोटी छोटी पोलर बॉडीज बनती हैं। ठीक, तो ये दोनों क्या है? ये है पोलर बॉडीज, और ये क्या है? ये दोनों सेल्स हैं। तो ये क्या है? ये फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन है। ये है आपका फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन। फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन। ठीक, इसके बाद क्या होता है बच्चों? ये है आपका फर्टिलाइजेशन जो है वो डे 1 होता है। तो उसके बाद क्या होती है? 2 सेल स्टेज आ जाती है धीरे से। वो कैसी होती है? 2 सेल स्टेज जब आती है, अब इसमें क्या है? इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट होता है धीरे धीरे, बट साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, और उसके बाद फिर न्यूक्लियस का भी कंटेंट धीरे धीरे डिवाइड होता है। 2 सेल स्टेज आती है, 2 सेल्स बन जाती हैं। तो ये क्या है? 2 सेल स्टेज है। ये कैसी है? 2 सेल स्टेज है। ठीक, अब इसमें फिर से क्या होती है? 4 सेल स्टेज आती है। 2 सेल से माइटोसिस डिवीजन के द्वारा कितनी बनती है? 4 सेल्स बन जाती हैं।
इस तरीके से 4 सेल स्टेज बन जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये 4 सेल स्टेज है। और ये जो बन रहे हैं ये क्या कहलाते हैं बच्चों, यही कहलाते हैं ब्लास्टोमियर्स। ब्लास्टोमियर्स। इसके बाद जब ये ब्लास्टोमियर्स बन जाते हैं तो उसके बाद फिर अर्ली मोरुला का निर्माण होता है। अर्ली मोरुला का निर्माण होता है जिसमें क्या होती हैं, सेल्स की संख्या और ज्यादा बढ़ जाती है। तो वो किस तरीके से बनता है, वो बनता है इस तरीके से। और उसके बाद फिर धीरे धीरे यहाँ पे भी ऐसे ऐसे सेल्स का निर्माण होता है। तरीके से सेल्स का निर्माण होता है। तो ये क्या कहलाता है बच्चों, ये स्ट्रक्चर कहलाता है अर्ली मॉड्यूला। क्या कहलाता है, अर्ली ये अर्ली मॉड्यूला कहलाता है। उसके बाद फिर और यही अर्ली मॉड्यूला और ज्यादा डेवलप हो जाता है और ज्यादा सेल्स का डेवलपमेंट कर लेता है। तो कैसे बनती हैं, बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं इसमें, बहुत सारी सेल्स का निर्माण धीरे धीरे होने लग जाता है। तो ये कहलाता है बच्चों एडवांस्ड मॉड्यूला। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है एडवांस्ड मॉड्यूला। ये कहलाता है आपका एडवांस्ड मॉड्यूला। एडवांस्ड मॉड्यूला। ठीक है, इसके बाद एडवांस्ड मॉड्यूला में क्या होती है, फिर उसके अंदर फिर दो तरीके से हो जाता है, इनर सेल मास डिफरेंट हो जाता है और ब्लास्टोसील बाहर की तरफ डिफरेंट हो जाता है। इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, इनर सेल वॉल, इनर सेल मास जो है वो डिफरेंट हो जाता है और ब्लास्टोसील बाहर वाली जो लेयर है, इसमें जो बाहर वाली लेयर है वो ब्लास्टोसील कहलाती है, ये बाहर वाली लेयर कहलाती है ब्लास्टोसील, और अंदर वाली जो लेयर है ये इनर सेल मास कहलाती है। ये क्या कहलाती है, इनर सेल मास। तो इस तरह से चेंजेस होते हैं धीरे धीरे। 2 सेल स्टेज बनती है बच्चों डे 1 पे, डे 1 पे। 4 सेल स्टेज बनती है डे 2 पर, और उसके बाद डे 3 पर अर्ली मॉड्यूला बनता है, और उसके बाद डे 4 पे एडवांस्ड मॉड्यूला बनता है। डे 4 पे एडवांस्ड मॉड्यूला बनता है। उसके बाद फिर हैचिंग होती है ब्लास्टोसील और ट्रोफोब्लास्ट, बाहर का लेयर ब्लास्टोसील कहलाता है और एकदम बाहर का ट्रोफोब्लास्ट कहलाता है। और उसके बाद डे 6 में क्या होता है, इनर सेल मास में डिफरेंशिएट हो जाता है। और डे 7 to 10 होता है, जब डे 7 to 10 पे क्या होता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है यूट्रिन वॉल में। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि डे 1 पे क्या होता है, अगर हम डे 0, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, या इसको आप डे 6 लिख सकते हैं डायरेक्ट, और उसके बाद डे 7 to
10। क्या होता है, डे 0 पे होता है आपका फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। डे 1 में क्या होता है, 2 सेल स्टेज में यही कन्वर्ट हो जाता है, 2 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर डे 2 पे क्या होता है, यही 4 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, 4 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद डे 3 पे क्या होता है, अर्ली मॉर्यूला का डेवलपमेंट होता है। अर्ली मॉर्यूला का डेवलपमेंट होता है। डे 4 पे क्या होता है, यही अर्ली मॉर्यूला एडवांस्ड मॉर्यूला में कन्वर्ट हो जाता है। एडवांस्ड मॉर्यूला में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है बच्चों, डे 6 पे क्या होता है कि एडवांस्ड मॉर्यूला में ब्लास्टोसील, ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास में ये डिफरेंशिएट हो जाता है। यही एडवांस्ड मॉर्यूला डिफरेंशिएट हो जाता है इनर सेल मास में। इनर सेल मास प्लस ब्लास्टोसील प्लस ट्रोफोब्लास्ट। और डे 7 to 10 पे क्या होता है, इम्प्लांटेशन इन यूट्राइन वॉल। इम्प्लांटेशन इन यूटेरिन वॉल। तो ये स्टेजेस समझ में आई आपको। फर्टिलाइजेशन के बाद डे 7 to डे 10 तक क्या होता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है। इसीलिए अगर किसी को अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचना होता है, जो एक्स्ट्रा गोलियां खा के जो मिसकैरेज करवाते हैं अपना, तो वो क्या करते हैं, उनको इसीलिए 72 घंटे का टाइम लिमिट दिया जाता है कि उसके पहले ही जो उनको हार्मोनल पिल्स लेनी है वो उसके पहले ही ले ली जाए, ताकि फीमेल की बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, तो ये चीज एक समझ में आ गई आप लोगों को। इसमें क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट ओवम का किस तरह से होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है डे 0 पे अगर, तो उसके बाद ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है वो आप समझ सकते हैं। ट्रांसपोर्ट होता है, फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन होता है, पोलर बॉडीज बनती हैं, क्योंकि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन यहीं पे कंप्लीट होता है। यहाँ पे कंप्लीट होता है जो सेकेंड मियोटिक स्टेज, मियोटिक स्टेज 2 यहाँ पे कंप्लीट होती है। ठीक है, तो जब यहाँ पे कंप्लीट होती है 4 सेल स्टेज बनती है, अर्ली मॉर्यूला, एडवांस्ड मॉर्यूला, ब्लास्टोसिस्ट, और उसके बाद फिर आपका यूट्रिन वॉल में क्या हो जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो उसके बाद फिर क्या होती है, उसके बाद फिर ये इसके बाद ही इसको कहते हैं कि ये प्रेगनेंसी का रूप ले लेती है। प्रेगनेंसी का रूप ले लेती है। तो इसीलिए कहते हैं कि मान लीजिए मेंसेस नहीं आए, तो मेंसेस ना आने के 7 से 10 डेज के बाद टेस्ट करने पर आपको पता चलता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। उसके पहले टेस्ट करने पर पता नहीं चल पाता है ना। तो एक ये हो गया आपका कि किस तरीके से ये काम करता है, किस तरीके से ये आगे बढ़ता है। ठीक है, अब इसमें आपको एक और चीज जाननी है, वो ये है बच्चों कि सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। आपको एक और चीज जाननी है, वो है कि सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, मतलब ये कैसे तय होता है कि जो होने वाला शिशु है वो बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी, ये कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो जब स्पर्म का और ओवम का फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट बनता है, तो उसी स्टेज में जब 23 फीमेल के और 23 मेल के
मैच करते हैं, फ्यूज करते हैं, तो यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। 46 क्या बन जाते हैं? क्रोमोसोम्स बनते हैं। लेकिन ये क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 23 फीमेल से होते हैं और 23 मेल से होते हैं। तो उनके पास किस तरीके से क्या पैटर्न क्या होता है? फीमेल में जो क्रोमोसोम का पैटर्न होता है बच्चों, वो होता है एक्स एक्स, और मेल में जो फीमेल क्रोमोसोम का पैटर्न होता है वो 22 जोड़े तो सेम होते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा डिफरेंट होता है। 23वां जोड़ा डिफरेंट कैसे होता है? एक्स होता है और वाई होता है, यानी एक जीन पर जो डिफरेंट क्रोमोसोम्स होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि बेबी गर्ल होगा या बेबी बॉय होगा। तो इसमें फीमेल्स के द्वारा बनने वाले जितने भी हैप्लॉइड ओवम है गमीट्स में, सेक्स क्रोमोसोम XX होते हैं, और 50% किससे आते हैं? स्पर्म, और 50% क्रोमोसोम्स इसमें जो X होते हैं और 50% क्या होते हैं? Y होते हैं। तो उसके बाद क्या होता है? इसमें जब फ्यूजन इस तरीके से होगी, आप इस तरह से समझें, जैसे मान लीजिए X है और X Y है, तो फ्यूजन किस तरीके से हो सकती है? ऐसे और ऐसे, या ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे, है ना? तो इस तरीके से जब बनेंगे, जब क्या बनेगा? जब रिजल्ट के फलस्वरूप अगर X मैच हुआ तो XX बनेगा, तो क्या बनेगा? और XY बनेगा तो क्या बनेगा? ठीक, तो अगर XX मैच होगा तो, और XY मैच होगा तो क्या होगा? तो Y जहां पर मैच होता है यहां पे होगा बेबी बॉय, और अगर XX मैच होता है तो यहाँ पे होगी बेबी गर्ल। इसके बारे में थोड़ा सा कल हम और एक बार अच्छी तरह से समझेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, और उसके बाद आगे सेशन को आगे बढ़ाएंगे। बच्चों, आज किस तरह से आपके जो फर्टिलाइजेशन डे 0 पे जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है ओवम का, और यूट्रिन एंडोमेट्रियम लेयर पे वो किस तरीके से इम्प्लांट होती है, उस ट्रांसपोर्ट के बारे में आप सभी ने जाना, और सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में आपने इंट्रोडक्शन ले लिया है। तो कल थोड़ा सा और ब्रीफ में हम डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद हम ट्विंस कैसे हो जाते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।